तो टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो नहीं सुना होगा, पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुना हुआ है। 10th क्लास में एक बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट है, टीचर हमेशा बोला करता है पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। क्यों जी, आप पूछते हो ऐसा क्यों? कहते नेचर है उसकी, वो हमेशा पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही मूव करेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर हाई कर दें, एक पॉइंट पर लो कर दें और उसको एक वायर से जोड़ दें, एक तार से जोड़ दें, तो चार्ज वायर हवा में तो उड़ेगा नहीं चार्ज, तो चार्ज वायर में मूव करेगा, कंडक्ट करेगा फ्रॉम हायर टू अ लोअर पोटेंशियल। आपको होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। ओम्स लॉ इज टू IR, ऐसा ही था। पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताता था? पोटेंशियल क्या बता रहा है? चार्ज की मूवमेंट। कि अगर मैं 2 पॉइंट्स लूं, 2 पॉइंट के पोटेंशियल बता दूं और उनको कनेक्ट कर दूं, तो आप बिना देखे बता सकते हो चार्ज का फ्लो A पॉइंट से B पे होगा या B से A पे होगा। जो भी हायर पोटेंशियल है उसे लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चार्ज आएगा, लोअर से हायर तो जाएगा नहीं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सेम कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि सर कि चलो ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे। एक पत्थर है मेरे पास, एक मास है, एक ईंट है, मैं उसको छोड़ने वाला हूं, वो कहाँ गिरेगी? ठीक, ये क्वेश्चन है। आप कहोगे ये कोई पूछने का क्वेश्चन है? ये तो पता ही है नीचे गिरेगी, इसमें क्या है? ठीक है, तो जो जिसको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती वो यही कहेगा भैया नीचे गिरेगी और कहीं नहीं गिरेगी। तो इसमें क्या, फिर तुमने क्या सीखा, उसने क्या सीखा, पता नहीं, एक ही बात है। वो एक तरीका है बताने का, नीचे गिरेगी मालूम है। अब दूसरा कोई फिजिक्स का स्टूडेंट अगर बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा कि नीचे गिरेगी, वो कहेगा नीचे गिरेगी। उसे पूछा जाएगा क्यों गिरेगी, तो वो आंसर दे पाएगा। एक स्टूडेंट आंसर ये देगा कि अगर ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, वो कहेगा देखो ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर चीजों को खींचता है, तो अर्थ का सेंटर इस मास के ऊपर क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स से ये नीचे गिरेगी। लॉजिक सही है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल न्यूटन का लॉ है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये नीचे गिरेगी। उसने लॉजिक दिया, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव नीचे की तरफ है तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। ये पहली स्टेटमेंट है। कोई भी फिजिक्स का स्टूडेंट अपनी बात को ऐसे समझा सकता है। फिर दूसरा स्टूडेंट आया, वो कहता है ठीक है मैं भी समझाऊंगा, ये अर्थ है, ये मास है अर्थ का, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। वो कहता है मुझे ऑब्जेक्ट का मास दो ही मत, मुझे क्यों दे रहे हो? किसका? ईंट का मास 1 kg या 2 kg या 3 kg, क्या फर्क पड़ता है? तुम 1 किलो की ईंट दो, 2 दो, 3 दो, 10 दो, उस ईंट को तो नीचे गिरना ही है, तो मेरे को ये मास मत दो। तो मैंने कहा फिर तू कैसे करेगा? वो कहता देखो मैं ऐसे समझाऊंगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड की एक स्ट्रेंथ है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E, और जो डायरेक्शन F की है वही डायरेक्शन E की है। वो कहता है जी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर टुवर्ड्स सेंटर काम करती है। मैंने कहा हाँ करती है। तो कह रहे हैं देखो ना, अगर फील्ड टुवर्ड्स सेंटर है तो कोई भी चीज को अगर आप रखोगे, मुझे मास मत बताओ, मुझे मास चाहिए ही नहीं। जबकि फोर्स से जो एक्सप्लेन कर रहा है उसे 2 मासेस चाहिए, क्योंकि फोर्स के एग्जांपल में G/m/r², लेकिन E के अंदर से प्लैनेट का मास चाहिए। तो जो अर्थ की बात कर रहा है, तो अर्थ इसे अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। तो जो अर्थ है वो फील्ड लगा रही है, फील्ड कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर, और चीजें जो मूव करती हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर फील्ड अर्थ के बाहर होता और मैं एक ईंट को घेरता तो फिर ईंट भी अर्थ के बाहर ही चली जाती, पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, E की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, ऑब्जेक्ट भी टुवर्ड्स सेंटर ही गिरेगा। ये सेकंड स्टेटमेंट है। आप अपनी बात को ऐसे समझा सकते हैं, आप अपनी बात को ऐसे भी समझा सकते हैं। अब एक तीसरा स्टूडेंट आया, वो कह रहा है जी मेरे को तो वेक्टर पता ही नहीं क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता वेक्टर क्या है। फिर मैं कहा तेरे को क्या पता? कहता स्केलर पता है मुझे। तो मेरे को ना समझाओ कि डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को बस एक चीज पता है, अगर ये अर्थ है, अर्थ ने अपने आसपास फील्ड लगाया हुआ है, उस फील्ड के आसपास उसने पोटेंशियल भी लगाया होगा। वो क्या होता है पोटेंशियल? बताता हूं। मान लो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लगी हुई है -8, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लगी हुई है -12। उल्टा लिख दिया, इसको चेंज करता हूं मैं, इसको -12 करता हूं, इसको -8 करता हूं।
ठीक, तो उसने पूछा बस मुझे ये बताओ कि 2 पॉइंट्स कौन से हैं। मैंने कहा देख, एक पॉइंट है, एक पॉइंट भी है। वो कहता कोई टेंशन नहीं, आप अगर अपनी ईंट को यहाँ रखते हो, मेरे को ना अर्थ दिखाओ ना मेरे को उस ऑब्जेक्ट का मास बताओ, बस मुझे ये बता दो कि अर्थ ने अपने आसपास कितने पोटेंशियल लगा रखे हैं। मैंने कहा 2 पॉइंट पे 2 पोटेंशियल है, एक ये और एक ये। -8 की वैल्यू बड़ी होगी -12 से, ऐसा ही है। तो ये मास मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, जैसे चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी में फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेचर का रूल है मास मूव करता है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, पर मास के केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूज करते हैं। तो मास मूव करता है फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू अ लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आपको पोटेंशियल क्या बता रहा है? आप 2 पोटेंशियल की पोजीशन देखते हुए ये बता सकते हो कि आपका कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कहां से कहां होगी, वो यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वो किस तरीके से जाएगी या बता सकते हो। तो पोटेंशियल भी वही काम कर रहा है जो फील्ड कर रहा है। फील्ड भी यही तो बता रहा है कि फील्ड टुवर्ड सेंटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर रख दें और छोड़ दें तो आपका जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में मास की मूवमेंट है। पोटेंशियल भी ये बता रहा है, आप अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लें और जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट कहां से कहां होगी, फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। बात वो भी वही कर रहा है, बात वो भी वही कर रहा है, फर्क एक है, वो बात वेक्टर में कर रहा है और ये बात स्केलर में कर रहा है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी सिर्फ वैल्यूज है। तो सेम चीज बताने का एक नया तरीका, तीसरा तरीका है पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको यह बताता है कि अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप 2 पॉइंट्स लें और उसमें मास को रख दें, वो मास की मूवमेंट कहां से कहां होगी। पर याद रखना, जो मास मूव करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास मूव करता है, वो मूव करता है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो पोटेंशियल आपको मास की डायरेक्शन बता रहा है, मास की मूवमेंट्स कहां पे होने वाली है। ना पोटेंशियल के अंदर अर्थ चाहिए, ना ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, बस पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। अपने आप कोई भी चीज की डायरेक्शन बताई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल निकलता कैसे है और ये कैसे काम करता है, इसको टाइम के साथ समझ में आएगा। पोटेंशियल के लिए इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू एनर्जी बाय मास। मास किसका? प्लैनेट का कि ऑब्जेक्ट का? प्लैनेट का कभी भी नहीं, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि डिवीजन जब की जाती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड करते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल इज एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। फॉर एग्जांपल, इस डेफिनेशन को यूज करके कैसे काम करना है इसको समझते हैं। अगर ये आपके पास अर्थ है और ये आपके पास एक पॉइंट है, मान लो यहां पर मास पॉइंट ऑब्जेक्ट का पड़ा हुआ है छोटा m, तो इनके अंदर एनर्जी क्या होगी? इसमें एनर्जी होगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये सिस्टम की एनर्जी है। यहां पे हमने किया था लास्ट टाइम, अभी एनर्जी में -gm1m2/r होता है। लेकिन मेरे को यहां पर अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एनर्जी को छोटे मास से डिवाइड कर दें। जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वहां पर कितना मास पड़ा हुआ है, छोटा मास है, अर्थ तो पड़ी नहीं हुई, उस मास से डिवाइड कर दें, पोटेंशियल आ जाएगा। ये देखो कैसे, -gmm डिवाइडेड बाय r को किससे डिवाइड करना है? छोटे मास से, आंसर। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, जैसे हमने ई में लास्ट टाइम किया था, पहले छोटा मास ले लो फिर डिवाइड करके छोटे मास को काट दो। तो लिया ही क्यों? लेने की जरूरत क्या थी? जब उसको कटना ही है तो लेने का मतलब क्या है? तो इसलिए हम ये बड़ा मेथड यूज नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है वहां पर कितना मास है वो मैटर मुझे करता ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जिन क्वेश्चंस में ई निकलता था, जिस पॉइंट पे ई निकालना है वहां पर कितना मास है वो मुझे मैटर करता ही नहीं है, वहां पर 1 मास लेते हैं। अब मन में अगर मास लेना ही चाहते हो तो मान ले लो, जहां वी निकालना है वहां पर भी मास सपोज क्या पड़ा हुआ है? 1। या तो मत लो या फिर 1 ले लो, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कौन लगाता है? वो प्लैनेट्स लगाते हैं। यहां का पोटेंशियल प्लैनेट लगाएगा, तो इसलिए वी का सीधा फॉर्मूला याद करो, -g प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय छोटा r। तो E के अंदर भी प्लैनेट का मास E लगाता है और V भी प्लैनेट ही लगाता है। E के अंदर भी प्लैनेट का मास, V के अंदर भी प्लैनेट का मास। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?
ई और वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट का मास ही आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फॉर्मूला याद हो गया यहां तक, बेसिक फॉर्मूला क्लियर है, बना यहां से है। इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? जूल पर केजी, जूल पर केजी। वैसे आपको याद करवा दूं और बता भी दूं, हम +2 के अंदर सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। मतलब आप ये लगा के चलो, अगर आपको ये बातें थोड़ी बहुत फॉर्मूला देख रहे हो, ये +2 की स्टार्टिंग यहीं से होनी है। +2 के 15 दिन यही चलना है, पोटेंशियल और फील्ड। बस फर्क ये है उसमें मास यूज नहीं करते, उसमें चार्ज यूज करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है एनर्जी बाय चार्ज। वैसे आपको याद करा दूं, आपको 10th के अंदर आपकी बुक्स में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन बाय चार्ज। अब आपको याद नहीं होगा तो रात याद है कितने लोगों को? वर्क डन बाय चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था, भूल गए? ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज ऐसे किया था, लिख देता हूं। ये मुझे याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था। वर्क डन जो था ना, वो जूल ने, वर्क डन पे काम साइंटिस्ट जूल ने किया था, इसलिए हम जूल को याद करते हैं। और चार्ज का काम किसने किया था? कूलम साइंटिस्ट ने किया था। कूलम, कूलम, जूल पर कूलम, ऐसा 10th में लिखा हुआ है, जूल पर कूलम। फिर एक और तीसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोल्ट। वो कहता है यार पोटेंशियल का काम तो मैंने किया है, इसलिए जूल पर कूलम को ही क्या बोला करते थे? वोल्ट। तो हम कहते हैं 10 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। इलेक्ट्रिसिटी में, ग्रेविटेशन में वोल्ट ने काम नहीं किया, तो ये वोल्ट नहीं है, ये जूल पर केजी है। ठीक है, पर वैसे बता रहा हूं कि ये बिल्कुल वैसा ही, फिर ये वोल्ट में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो 10 वोल्ट की बैटरी देना, आज तक दुनिया वोल्ट नाम के बंदे को आज भी याद करती है। वोल्ट बंदे का नाम था, वोल्ट कोई का मतलब मुझे पता नहीं क्या होता है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब। तो बिल्कुल सेम काम करेंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में किया करते थे आप। 10th में जो भी आपने काम किया उसी तरीके से आप इसमें भी काम करेंगे। फॉर्मूला क्लियर है? बहुत कंफ्यूजन होती है जब ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब एक ही चीज के मतलब बताने के 4 तरीके हो गए। पहले फोर्स पढ़ा दिया, फिर फील्ड पढ़ा दिया, फिर एनर्जी पढ़ा दी, फिर पोटेंशियल पढ़ा दिया। मैं तो कंफ्यूज ही हो गया, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये तो बताओ। तो मैंने ये एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। हमने अब तक क्या किया? तो रूल नंबर 1, सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो कहां से स्टार्ट हुआ? फोर्स से। हमने फोर्स चैप्टर में ये डिस्कस किया कि अगर ये अर्थ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचेगी, कितनी फोर्स से खींचेगी? जी बड़ा मास छोटा मास बाई छोटा आर का स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया फोर्स का? इसके यूनिट्स क्या थे? न्यूटन। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का न्यूमेरिकल जब भी आएगा वो वेक्टर की हेल्प से ही सॉल्व होगा, सीधा फॉर्मूले से कुछ ना होगा। फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया? ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने कहा कि ये प्लैनेट का मास है, जहां पर आपको फील्ड निकालना है वहां कितना मास है वो मैटर नहीं करता। आप इसे काटा मार के 1 भी लिख सकते हैं। तो आप सीधा ये बोलें कि प्लैनेट ने यहां पर ई क्या लगाया? जी, प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और ये इसके यूनिट्स के न्यूटन पर केजी। और जो ई की डायरेक्शन होती है वही एफ की डायरेक्शन होती है सेम। अगर एफ की डायरेक्शन अट्रैक्टिव है तो ई की डायरेक्शन भी अट्रैक्टिव ही है। 2, तीसरा हमने एनर्जी की। एनर्जी में प्लैनेट लिया मास m, एनर्जी में पॉइंट मास लिया m, और मैंने बोला कि यहां पर इनकी एनर्जी क्या है, तो आपने फॉर्मूला याद किया -g, प्लैनेट का मास छोटा मास डिवाइडेड बाय सिर्फ आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर, माइनस में है और स्मॉल आर है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसके यूनिट्स क्या है? जूल। और ये स्केलर है, एनर्जी के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई वेक्टर ड्रॉ नहीं करना, स्केलर है, सिंपल ऐड करनी है। नेक्स्ट हमने किया पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या किया? ये प्लैनेट है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, मुझे यहां पर v निकालना है, तो यहां कितना मास है मुझे मैटर नहीं करता। प्लैनेट पोटेंशियल लगाता है -g बड़ा मास डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। इसके यूनिट्स क्या है? जूल पर केजी, ये भी स्केलर है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? g बड़ा मास छोटा मास बाय आर स्क्वायर। ई के फॉर्मूले में g बड़ा मास बाय स्मॉल आर स्क्वायर। एनर्जी में नेगेटिव होता है -gmm बाय आर, छोटा आर, स्क्वायर नहीं सिर्फ आर। और पोटेंशियल में -g प्लैनेट का मास बाय स्मॉल आर।
क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये तो सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपको 4 न्यूमेरिकल्स दिखाता हूं, चारों में इकट्ठे यूज करके दिखाता हूं कि कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकली, फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे शीट में लिख लें, जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिखें। तो फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है कि आपके पास मान लो ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मास है, ये भी 10 kg का पॉइंट मास है, ये पॉइंट है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। मुझे नेट ई निकालना है, इस पॉइंट पे नेट ई की वैल्यू निकालनी है, क्या है ये क्वेश्चन है। ये पहला एग्जाम्पल है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल 4 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से करके दिखा रहा हूं न्यूमेरिकल में सोचना कैसे है। क्योंकि फॉर्मूले याद करने से कुछ होना होता तो सारी टॉप कर जाते हैं, फॉर्मूले याद करो और बात बन जाती है, नहीं बनेगी ना। फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? ठीक। क्वेश्चन है ई निकालना है। रूल नंबर 1, अब ध्यान से देखना, जहां ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां पर मास क्या एज्यूम करना है? 1 kg यूनिट मास। जहां ई निकालना है सारे वेक्टर्स उस पॉइंट पे ही बनाने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां ई निकालना है सारे वेक्टर्स उस पॉइंट पे ही लगाने हैं। कैसे? यहां पे ई लगाएगा कौन? यहां पे जहां ई निकालना है कौन ई लगाएगा? ये खुद तो लगाएगा नहीं 1, इसके पड़ोस के मासेस लगाएंगे। पड़ोस में कितने मासेस हैं? 2, तो दोनों के दोनों इसके ऊपर क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो कितने वेक्टर्स बनेंगे इसके ऊपर? 1 की 2? 2, क्योंकि ये भी ई लगाएगा 1 वेक्टर, वो भी ई लगाएगा 1 वेक्टर। तो अगर ये मास जहां पे ई मुझे निकालना है, अगर ये पॉइंट 3 मासेस से सराउंडेड होता तो फिर 3 वेक्टर बनते, 4 से सराउंडेड होता 4 वेक्टर बनते, 2 से सराउंडेड है तो 2 वेक्टर्स। वेक्टर कहां बनेंगे? जहां ई निकालना है। तो रूल नंबर 1, 10 kg का ऑब्जेक्ट इस 1 को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स भी अट्रैक्टिव है, ई भी अट्रैक्टिव है। ई की वैल्यू बोलो क्या होगी? ई की G इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, G इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, G इंटू 10 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्लियर है? ई लगाना आ गया, वैल्यू क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, वेक्टर क्लियर है। अब उसकी बारी, वो 10 kg क्या करेगा? इसके ऊपर क्या लगाएगा? ई। कैसे? अट्रैक्टिव, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू बोलो ई की, ई G इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो 2 वेक्टर्स आ गए, ई की वैल्यू आ गई। नेट ई क्या होगा? 2 वेक्टर्स को वेक्टर की तरह सॉल्व करना है, ऐसे ऐड नहीं करना। 2 वेक्टर ऑपोजिट हैं तो नेट वेक्टर क्या होगा? बड़े में से छोटा माइनस, पर यहां तो दोनों बराबर हैं तो आपस में दोनों क्या कर जाएंगे? कैंसल। तो नेट ई क्या आएगा? 0। पर अगर एक बड़ा और एक छोटा वेक्टर होता तो फिर बड़े में से छोटा माइनस कर देना था। रूल नंबर 1 क्लियर? तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ई का एक भी न्यूमेरिकल स्केलर में मत करना, सिर्फ फॉर्मूला लगा के मत करना। अगर बहुत सारे मासेस हैं तो वेक्टर ड्रॉ करके ही करना, नहीं तो न्यूमेरिकल ठीक हो ही नहीं पाएगा। आप वेक्टर नहीं ड्रॉ करेंगे, आप सिंपल 2 ई तो निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो वेक्टर आपको डिसाइड करके देगा कि ई कैसे काम करेगा। ई कोई डाउट इसमें? पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। नंबर 2, अब सपोज करो मेरे को क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 10
kg का ऑब्जेक्ट है, मिड पॉइंट है, अगेन 10 kg का ऑब्जेक्ट है, और मुझे क्या बताना है, मुझे नेट v बताना है क्या है, मुझे इस पॉइंट पर v बताना है क्या है, v बताना है। जहां v निकालना है वहां पर मास मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर v निकालना है वहां पे कितना भी मास रखोगे वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसके पड़ोस के मासेस कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 10 kg कितना v लगाएगा बोलो यहां पे, माइनस g इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी एम बाई आर। अच्छा, दूसरा वाला मास क्या लगाएगा, माइनस जी 10 डिवाइडेड बाय 1। ऑब्वियसली प्लस माइनस विल बिकम माइनस। आंसर, वेक्टर ड्रॉ ही नहीं करना, क्योंकि v इज अ स्केलर। यही तो मजे की बात है, v का न्यूमेरिकल तो लोग खुश होकर करते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, ऐड करना है तो कुछ करना ही नहीं है, इधर का मास उधर का मास ऐड कर दो, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ई में प्रॉब्लम है, ई के अंदर बिना वेक्टर के नहीं करना, वो कैंसिल हो सकते हैं। वी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर ही नहीं है, सिंपल ऐड हो जाएंगे, डन। कोई डाउट इसमें? तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपके पास दो मासेस हैं या दो प्लैनेट्स हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर ई जीरो हो जाए पर वी जीरो ना हो? ऐसा हो सकता है? दो मासेस के बीच में ई जीरो हो गया पर v जीरो नहीं है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अभी हुआ ही है, अभी क्लास में अभी तो हुआ है। पिछले क्वेश्चन में सेम तो प्रॉब्लम थी, 10 kg के मिड पॉइंट पे मैंने e निकाला था और आपका आंसर क्या आया था, जीरो। ऐसा नहीं था कि वहां पर e था नहीं, आपस में क्या कर गए, कैंसल, तो नेट आंसर तो जीरो आ गया। और उसी क्वेश्चन में जब v निकाला तो v जीरो नहीं आया, तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि e तो जीरो हो गया पर v जीरो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? थर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल, एनर्जी। वैसे तो एनर्जी के आज हमने एग्जांपल किए स्टार्टिंग में, फिर से एक और एग्जांपल ले लो। 5 kg, 6 kg, 7 kg, 1 मीटर, 1 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या है? बोलो आंसर, क्या आंसर है? कितनी एनर्जीज ऐड करूं? दो दो करके लेने हैं, दो दो। कितनी? दो की तीन, दो की तीन, तीन। पहली एनर्जी 5 और 6 की, दूसरी एनर्जी 6 और 7 की, तीसरी 5 और, तो बोलो माइनस जी इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो जी की वैल्यू पुट कर लेना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।